हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम नाबार्ड नॉर्म्स का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। नाबार्ड नॉर्म्स को हमने प्रीवियसली 1, 2 और 3 पार्ट्स में कवर किया है और ये जो पार्ट होगा ये नाबार्ड नॉर्म्स का लास्ट पार्ट होगा। इसमें नाबार्ड नॉर्म्स की जो गाइडलाइंस है अलग अलग आपके टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट्स या फिर एग्रीकल्चर फील्ड के लिए उसे हम कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक के अंदर हमारा जो बच जाता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं रूरल गोडाउन्स की। रूरल गोडाउन्स के बारे में आप लोग जानते हो। गोडाउन्स की बात करेंगे तो रूरल एरिया के अंदर जो गोडाउन्स होते हैं वो जनरली यूज किए जाते हैं किसके लिए? वीट को स्टोर करने के लिए, पैडी स्टोर करने के लिए या फिर मेज और बाजरा को स्टोर करने के लिए उसे यूज किया जाता है। रूरल गोडाउन की बात करेंगे तो कैपेसिटी जो है रूरल गोडाउन्स की वो 5 टन से लेके अप टू 40 और 50 टन तक हो सकती है। रूरल गोडाउन को मोस्टली कंस्ट्रक्शन किया जाता है किससे? बैम्बू से, और उससे किससे? बैम्बू के साथ साथ मिट्टी को यूज करके, मतलब मिट्टी के अंदर पानी डाला जाएगा, मड के फॉर्म में उसे बनाया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कच्चे घरों को बनाया जाता है गांवों के अंदर, कुछ उसी स्ट्रक्चर में क्या किया जाएगा जो आपका रूरल गोडाउन है उसे बनाया जाएगा। रूरल गोडाउन के अंदर 2 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है ट्रेडिशनल टाइप, एक होता है एडवांस, जिसके अंदर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। तो रूरल गोडाउन्स की बात करेंगे। रूरल गोडाउन से ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईबीपीएस एएफओ के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर की, बल्क टाइप। बल्क का मतलब जिसमें एक साथ ज्यादा स्टोर किया जाएगा। एडवांस या फिर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ट्रेडिशन के अंदर, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ स्टोरेज के अंदर क्या आता है? बुखारी टाइप आ जाता है, उसके साथ कोठार टाइप, मोराई टाइप, मड कोठी, या फिर सबसे लास्ट है बैग स्टोरेज। बैग स्टोरेज जिसे आप फोटो के अंदर भी देख सकते हैं, इस तरह से बैग्स के अंदर भर लिया जाता है और उसे स्टोर कर दिया जाता है। लेकिन बैग के साथ साथ मड कोठी है, मोराई टाइप है, कोठार है, बुखारी टाइप है, ये भी अलग अलग स्ट्रक्चर है जो 5 से 50 टन के ग्रेन को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है और इन्हें बनाया जाता है किससे? मड से और बैम्बू स्टिक्स को यूज करते हुए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जिनको इंप्रूव कर दिया गया है तो रूरल एरिया के अंदर ही, लेकिन इनको उससे थोड़ा बेटर किया गया। तो इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर के अंदर आऊंगा तो सबसे पहले पूसा बिन। पूसा बिन उसी तरह से मड कोठी तरह काम करता है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं? प्लास्टिक शीट को यूज करते हैं दीवारों पे, नीचे और ऊपर। वो जो प्लास्टिक शीट है जिसे चारों तरफ और 6 तरफ यूज कर लिया जाता है, वो क्या करता है? वो मॉइस्चर को अंदर आने से रोकता है। और आप सब लोग जानते हैं कि मॉइस्चर जो है वो एक क्वालिटी डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर ज्यादा मॉइस्चर होगा तो ग्रेन बहुत इजीली खराब हो जाता है। तो पूसा बिन इंप्रूव्ड के अंदर आ जाता है। पक्के के अंदर ब्रिक एंड सीमेंट बिन आ जाएगा। बिन का मतलब वो कोठी टाइप जो हो गया, वो जो स्ट्रक्चर होगी जो आप बना रहे हो। तो ब्रिक एंड सीमेंट, अब कच्चा ना हो के ये पक्का हो जाएगा, तो पक्का है तो इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। फिर आ गया बंकर स्टोरेज। बंकर स्टोरेज मतलब मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर उसे स्टोर करना। जैसे कि आपने मूवीज देखी होगी, वो जो आर्मी सोल्जर्स होते हैं वो बंकर के अंदर घुस के और फिर क्या कर रहे होते हैं? वहां पे फाइट कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, या फिर वो जो हमारे जवान है वो देश को बचाने के लिए लगे होते हैं, तो बंकर के अंदर होते हैं। उसी तरह से ये भी वैसा ही स्टोरेज है जो मिट्टी के अंदर किया जाएगा, बंकर स्टोरेज उसे क्या दिया जाएगा। और इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर के अंदर एक आ जाता है आपका कैप स्टोरेज। कैप की फुल फॉर्म होती है CAP, जो है कवर एंड प्लिंथ। कवर एंड प्लिंथ। प्लिंथ का मतलब एक ढेर हो गया। जैसे आप पीछे फोटो देख रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये कैप स्टोरेज ही है। तो बैग स्टोरेज का मतलब होता है बोरों के अंदर भरना, लेकिन कैप स्ट्रक्चर बोरों को एक सीरीज में लगा दिया गया और ऊपर से उसे प्लास्टिक से कवर कर दिया गया, तो वो कौन सा आ जाता है? उसे कैप स्टोरेज कह दिया जाता है। तो ये जो चारों टाइप है ये क्या है? ये आपके मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर है। जो एएफओ ने क्वेश्चन पूछा था वो इस वाले पार्ट से पूछा था। रूरल गोडाउन्स की बात करते हैं तो रूरल गोडाउन्स की कैपेसिटी की बात करेंगे तो उसे 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कैपेसिटी की बात करेंगे तो स्मॉल साइज गोडाउन आएंगे, फिर मीडियम साइज गोडाउन आएंगे और फिर लार्ज साइज गोडाउन आएंगे। स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज गोडाउन उसके अंदर आएंगे। स्मॉल साइज गोडाउन की बात करेंगे तो उनकी कैपेसिटी 50, 100, 250 और 200 और 250 मीट्रिक टन होती है। एमटी के अंदर इसे लिखा जाता है। मीट्रिक टन सब लोग जानते होंगे। 1 टन का मतलब होता है 10 क्विंटल, या फिर 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम, बिकॉज 1 क्विंटल के अंदर 100 किलोग्राम होते हैं, तो 10 क्विंटल के अंदर 1000 किलोग्राम हो जाएंगे। और 1 टन के अंदर 10 क्विंटल्स होते हैं। इसी तरह से 1 टन के अंदर क्या हो जाएगा? 1000 किलोग्राम।
आप कह रहे होंगे कि सर टन की बात मत करो, ये एमटी जो लिखा है इसके बारे में बताओ। तो हम ना नॉर्मली टन को यूज कर लेते हैं, लेकिन टन सेम है एमटी ही। टन को जो स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसे टन नहीं लिखा जाता, वहां पे उसे मीट्रिक टन लिखा जाता है। बट एक्चुअली टन और मीट्रिक टन में डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो स्मॉल साइज की कैपेसिटी होगी 50, 100, 200 और 250 मीट्रिक टन। उसके बाद मीडियम साइज की बात करेंगे तो उसकी कैपेसिटी 500, 1000 और 2000 मीट्रिक टन होती है। और लार्ज साइज की बात करेंगे तो उसकी कैपेसिटी 2000 मीट्रिक टन से अबव हो जाती है। रूरल गोडाउन को समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं। रूरल गोडाउन के बाद बात करते हैं श्रिम्प कल्चर की। देखो फिश, प्रॉन, श्रिम्प ये सारे अलग अलग होते हैं। इनके जो पैरामीटर्स हैं वो भी थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं, बहुत अलग तो नहीं होते हैं, है ना, थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं? बिकॉज होते तो ये पानी के अंदर ही है, लेकिन फ्रेश वाटर फिश जो होती है वो कहती है कि मैं 5 पीपीटी से कम के, 5 पीपीटी मतलब पार्ट पर 1000, 5 पीपीटी से कम सैलिनिटी के अंदर रहना चाहती हूँ। लेकिन सेम टाइम पे प्रोन कहता है मैं तो 10 to 40 के अंदर रहना चाहता हूँ। तो मेक श्योर के फिश, प्रोन और श्रिम्प ज्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर, लेकिन थोड़े थोड़े जो चेंजेस है वो क्लियर होने चाहिए, बिकॉज पेपर जैसा पूछेगा वैसा आंसर करना पड़ेगा। श्रिम्प की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये भी जानना पड़ेगा कि प्रोन और श्रिम्प अलग अलग होते हैं। मेरी बात तो मान गए हो, लेकिन गूगल पे एक बार ना प्रोन वर्सेस श्रिम्प लिख के इमेजेस में जाके फोटोज को देख लेना, ताकि आपके माइंड में इमेज रह सके कि प्रोन और श्रिम्प में क्या फर्क होता है। बिकॉज जिसने नहीं देखा ना वो देख के आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि वो प्रोन है, श्रिम्प है। बिकॉज देखने में लगभग सेम होते हैं लेकिन एकदम सेम नहीं होते। तो फोटो प्लीज देखना, बिकॉज श्रिम्प जो है वो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के टाइम में हम लोग अच्छा खासा प्रोन और श्रिम्प का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए फिर श्रिम्प कल्चर की बात करते हैं। श्रिम्प कल्चर की बात करेंगे तो जिस तरह से कॉटन को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, उसी तरह से जो हमारे श्रिम्प्स हैं उनको पिंकिश गोल्ड ऑफ द सी कहा जाता है। पिंक कलर के होते हैं तो इसीलिए इसे पिंकिश गोल्ड ऑफ द सी कहा जाता है। किनको? श्रिम्प को। श्रिम्प की बात करेंगे तो सबसे जो मेजर आपका श्रिम्प है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, प्रोडक्शन है, साइज अच्छा होता है, रेट अच्छा मिलता है और क्वेश्चन भी अच्छा आता है यहाँ से, है ना, वो कौन सा है? टाइगर श्रिम्प। टाइगर श्रिम्प की बात करेंगे तो इतना फेमस क्यों है भैया? क्योंकि ये अपने आप में कैसा है? फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पीशीज है श्रिम्प्स के अंदर। तो टाइगर श्रिम्प साइंटिफिक नेम लिखा गया, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। 15 to 25 ppt has been considered optimum for prawn production। अब श्रिम्प की बात कर रहे हो तो प्रोन की बात क्यों कर दी? बिकॉज वाटर पैरामीटर्स लगभग सेम लेके चलते हैं। 15 to 25 लिखा गया, मैंने बोला था 10 to 40, तो बात तो सेम ही है ना, क्योंकि 10 के अंदर 15 प्लस कर दो, 40 के अंदर 15 माइनस कर दो तो आ जाएगा उतना सा, है ना। तो लगभग जो है 10 to 40 पीपीटी, या फिर चलो स्पेसिफिक बोलेंगे 15 to 25 पीपीटी पानी के अंदर सैलिनिटी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट बोला गया ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है। फिशरीज की बात करेंगे तो जो फिशरीज का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रॉन्स की, श्रिम्प की बात करते हैं, सो द ऑप्टिमम टेम्परेचर is around 26 to 30 degree centigrade. It cannot tolerate temperature below 21 centigrade and above 37 degree centigrade. Mortality मतलब मर जाएंगे occurs at temperature below 12 degree. तो 21 डिग्री से कम सहन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें डेथ नहीं होगी। बट अगर टेम्परेचर 12 डिग्री से भी कम चला गया पानी का तो क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अब ये भी सोचते होंगे कि सर फिर नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर कैसे बचाते होंगे? तो देखो नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब वो नेचुरल ही है, वहां पे तो नेचर अपने आप डिसाइड करेगी। कब हो गया तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि समुद्र के अंदर जानवर या फिर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मरते नहीं है, मरते हैं वो समुद्र के अंदर भी। लेकिन हाल फिलहाल हम ह्यूमन कंट्रोल्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम उसे उसका फेवरेबल टेम्परेचर देंगे ताकि उसकी ग्रोथ क्या हो पाए? फास्ट हो पाए। नेक्स्ट बोला गया सीड अवेलेबल इन कैनाल्स वुड बी जुवेनाइल, मतलब छोटे होंगे इन द साइज रेंजिंग फ्रॉम 20 to 40 mm जनरली। नेक्स्ट बोला गया द मेल एंड फीमेल आर स्टोक्ड इन 1:1 रेशियो। जैसे वो आपने पढ़ा हुआ है ना, बोर और सो का रेशियो 1:10 to 25 होता है कि एक मेल के साथ कितनी फीमेल हो सकती हैं, वो तो आपका पिगरीज के अंदर था। उसी तरह से यहाँ पे जो रेशियो है किसका? मेल और फीमेल का, श्रिम्प वाले केस में, दैट इज 1:1। मतलब तो समझते होंगे ना
है ना। अच्छा समझते तो बताओ मुझे, अगर आपके पोर्ट के अंदर 5000 मेल है तो फीमेल कितनी होगी श्रिम्प की, प्लीज लिखो फटाफट से। 1:1, ऑब्वियसली बात आप सारे लोग जानते हैं, सही ही लिखे, गलत कोई नहीं लिखेगा, बट 1:1 का मतलब आप समझ गए कि 5000 अगर मेल है तो सेम टाइम पे 5000 ही क्या होंगी फीमेल, तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा। श्रिम्प कल्चर की बात करेंगे तो आपको बताया व्हाइट लेग जो श्रिम्प है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रो करता है, वो नेटिव है कहां का, पैसिफिक कोस्ट ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का, मतलब इंडिया से नहीं है। इट इज इंडिया से नहीं है का मतलब ओरिजिन इंडिया से नहीं है, होता है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आ गया, इट इज मेनली फाउंड ऑन द मड बॉटम्स डाउन टू अ डेप्थ ऑफ 75 सेंटीमीटर। हाँ 70 सेंटीमीटर नहीं, मीटर लिखा गया यार, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है, ओशन की बात कर रहा है। ओशन में डेप्थ के अंदर आपको मिलेगा। इट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट लेग्ड श्रिम्प या फिर मैक्सिकन व्हाइट श्रिम्प से कहा जाता है, बिकॉज मैक्सिको से ओरिजिन हुआ है इसका। द मैक्सिमम वेट ऑफ द फीमेल थोड़ा ज्यादा वेट की होती है, वो है 120 ग्राम, जो कि मेल की बात करेंगे वो छोटा होता है, कितना होता है 60 to 80 ग्राम का इनका मेल होता है। इट लिव्स इन द कोलम एंड प्रेफर क्ले लोम सॉइल। क्ले लोम सॉइल मतलब अगर आप पोंड बनाएंगे तो वहां पे जो सोइल है वो क्ले लोम होनी चाहिए। कोलम का मतलब लोग जानते होंगे, बिकॉज आपने अगर टेबल बनाई है तो उसके अंदर रोज और कोलम इस तरह से बनाते हैं, तो कोलम के अंदर रहना ये पसंद करता है। फॉर व्हाइट लेग श्रिम्प द ग्रोथ इज ऑप्टिमम ग्रोथ इज एट 30 डिग्रीज मच हायर देन 25। तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि 28 से 30 का टेम्परेचर जो है वो इसके लिए बेस्ट सूटेबल है। तो 28 में अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, 30 में अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, 20 में ग्रोथ कम हो जाएगी। The optimal range of temperature for the species is between 30 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री पे ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अभी तो पढ़ गए थे कि 20-21 से कम का तापमान नहीं सहन कर सकता और 12 से बिलो पे तो मर ही जाता है। The shrimp attained the size of 20 ग्राम कितने दिनों में, 100 से 120 दिन में, डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉकिंग डेंसिटी। अच्छा सर 100 दिन में 20 ग्राम का ही होता है, अरे इसका पूरा जो लाइफ साइकिल है वो 1 साल के आसपास ले जाता है। अगर हम फुल मैच्योरिटी को देखेंगे तो फुल मैच्योरिटी को देखा जाएगा ना तो फिश और श्रिम्प और प्रॉन ऑलमोस्ट सेम टाइम लेके जाते हैं। लेकिन हाँ स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा। जैसे फिश है, कुछ फिश है जो 7 से 8 महीने के अंदर मैच्योर होती है, बट देयर आर फिशेज जो 12 to 13 मंथ्स लेके चली जाती है, बट ऑन एन एवरेज 10 to 12 मंथ्स का इनका लाइफ साइकिल है। श्रिम्प के लिए बोला गया ये 50 पीपीटी तक की सैलिनिटी टॉलरेट कर सकता है। ग्रोथ इज यूनिफॉर्म विद इन 10 to 40, 50 तक रह लेगा, लेकिन बढ़िया एनवायरनमेंट कब मिलेगा इसे, 10 to 40 के अंदर। दे कैन ग्रो इन द फ्रेश वाटर बट ऑल्सो ग्रोथ इज स्लोअर बिलो 10 पीपीटी, बिकॉज फ्रेश वाटर का मतलब ये तो जानते हो ना सारे लोग, फ्रेश वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर होता है और सेलाइन वाटर होता है। तो सेलाइन वाटर के अंदर रहना पसंद नहीं करता ये, फ्रेश वाटर के अंदर रहना पसंद नहीं करता, तो कहां पसंद करता है, पसंद करता है वहां जहां मीडियम सैलिनिटी हो, जहां ब्रैकिश वाटर हो। तो ब्रैकिश वाटर के अंदर कितनी सैलिनिटी प्रेफर करता है, 10 to 40 पीपीटी की, उससे ज्यादा में रह सकता है, लेकिन वहां ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। pH range of 7 to 9 is tolerate with the optimal growth of at pH 8। 8 pH सबसे सही है, बाकी 7 से 9 के अंदर रह लेगा। वाटर पैरामीटर्स की बात करते हैं तो जो आप श्रिम्प को पैरामीटर्स देने वाले वो यहाँ पे लिखे गए हैं। कौन कौन से पैरामीटर मेजर आपको याद करना पड़ेगा, जैसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है 3.5 to 4 ppm की ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। सैलिनिटी अभी पढ़ के आए थे हम लोग, है ना, 10 से 40 यानी कि कितना 10 to 25। फिर बात करेंगे इसकी वाटर टेम्परेचर की, 26 से 32 हम लोग पढ़ के आए थे, 28 से 30। ये चीज ध्यान रखना भाई, इतना ऊपर नीचे वेरी करेगा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पीएच बोला गया 6.8 से 8.7। टोटल नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन चाहो तो छोड़ सकते हो, अमोनिया छोड़ सकते हो, बीओडी सीओडी को छोड़ सकते हो। ट्रांसपेरेंसी 35 सेंटीमीटर की है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहो तो छोड़ दो, चाहो तो 10 ppm को याद कर लो, लेकिन जहां पे टिक किया वो मेजर है, वो याद करने पड़ेंगे। चलिए श्रिम्प की बात हो गई है, हम नाबार्ड नॉर्म्स का 4th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो बचे हुए नॉर्म्स हैं वो कवर करेंगे। श्रिम्प के बाद चलते हैं, हमने रूरल गोडाउन्स की बात कर ली, हमने श्रिम्प की बात कर ली, आगे बात करेंगे शटलकॉक की। डू यू नो व्हाट इज शटलकॉक, जानते हो, से यस और नो? हाँ आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते बता दूं, चिड़ी बल्ला, बैडमिंटन खेला सब लोगों ने ना, यस ऑफ कोर्स। तो वो जो चिड़ी और बल्ले के अंदर जो चिड़ी होती है वो कहां से आती है सर, वो चिड़िया थोड़ी होती है, अरे कोमल उसे चिड़ी कह देते हैं ना, उसे शटलकॉक कहा जाता है इंग्लिश में, राइट। तो ये जो शटलकॉक होती है ये किससे बनती है बताएंगे जरा, शटलकॉक किससे बनती है? एक तो सस्ते वाली आती है प्लास्टिक की, है ना, प्लास्टिक है जो काफी आने लग गई है, लेकिन जो फेदर की बनती है उसमें किसके फेदर यूज किए जाते हैं? यस बिल्कुल
है ना, उसमें मेजरली जो फेदर यूज होते हैं वो हेन के, चिकन के यूज होते हैं, डक के भी उसके अंदर यूज किए जाते हैं, टर्की के भी यूज किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली आपने व्हाइट कलर की ही देखी होगी। तो वहां पे पोल्ट्री बर्ड जो है, यानी कि आपकी जो मुर्गी है, उसके पंखों को, फेदर को मेजरली यूज किया जाता है। अब शटलकॉक की बात करेंगे ना, अगर आपके पास नाबार्ड नॉर्म्स के नोट्स हैं, कौन से वाले नोट्स जो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए हुए हैं, तो उसमें सब हमारे नॉर्म्स की डिटेल दी हुई है, उसमें ये वाले नॉर्म्स कवर्ड नहीं है, बिकॉज ये वाला नॉर्म्स नाबार्ड ने रिसेंटली ऐड किया अपनी वेबसाइट पे, पहले नहीं था ये। क्यों ऐड किया सर? ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज अगर आज के टाइम में देखेंगे ना, तो डेयरी फार्मर्स के लिए, डेयरी नहीं सॉरी, पोल्ट्री फार्मर्स के लिए चैलेंज हो गया है, उनकी इनकम कम हो चुकी है, बिकॉज फीड पे जो खर्चा है वो पहले से बढ़ चुका है और मीट का रेट पहले से कम हो चुका है। तो उनको एक एडिशनल इनकम मिल जाए, इसलिए नाबार्ड अब गाइडलाइन दे रहा है कि जो फेदर होते हैं पोल्ट्री के, उनको भी यूज किया जा सकता है, क्या बनाने के लिए? शटलकॉक बनाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं शटलकॉक कैसे बनता है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, एक जो शटलकॉक, जैसे आपको सामने फोटो में दिख रहा है ना, एक जो शटलकॉक होता है, इस शटलकॉक में कितने पंख लगे होते हैं, कितने फेदर लगे होते हैं? तुक्का मारो जरा। 4 लगे होते हैं? नहीं, 4 तो कम लग रहे हैं। 8? नहीं, 8 भी कम लग रहे हैं। बताओ फिर 10, 12, 16, 20, 50 कितने लगे होते हैं? 50 तो सब ज्यादा हो जाएंगे। तो बताओ फिर 5 और फिर 50 के बीच में कोई वैल्यू ढूंढो जो सही आंसर हो। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं ना। एक जो शटलकॉक होता है उसके अंदर 16 फेदर लगे होते हैं, है ना। तो 16 हैन के फेदर रिक्वायर्ड होते हैं एक शटलकॉक बनाने के लिए। सो बोला गया वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूज ऑफ पोल्ट्री फेदर इज इन शटलकॉक मैन्युफैक्चर। शटलकॉक के मैन्युफैक्चर के अंदर क्या किया जाता है? पोल्ट्री फेदर को यूज किया जाता है। An area of about 200 to 250 square feet will meet the requirement of the unit। मतलब आपको अगर यूज करके शटलकॉक बनाने तो एरिया कितना? 200 से 250 स्क्वायर फीट का। बाकी जितना बिजनेस बड़ा होगा फिर एरिया ज्यादा चाहिए आपको। For washing and sun drying of the feather, there should be provision of small area in the unit और आसपास विसिनिटी के अंदर होना चाहिए। The unit require a cork boring machine। cork देखा वो जो नीचे लगा होता है, ये है ना, वो जो रबर जैसा होता है ना, तो cork boring machine आपको चाहिए। एंड feather cutting और sizing machine आपको चाहिए, बिकॉज feather काट के बराबर भी तो करने पड़ेंगे। cork boring machine जो है, जो स्टार्टिंग में सबसे छोटे वाली जो 50 gross of cork क्या कर सकती है? एक दिन में बोर कर सकती है। मतलब आप 50 चिड़िया, 50 शटल एक दिन में बना पाएंगे। One shuttlecock require 16 hen feather which are specifically collected from wing and tail। वो ध्यान रखना, विंग और टेल से कलेक्ट किए जाएंगे वो वाले फेदर। और एक चिड़ी, एक शटलकॉक बनने में कितने फेदर लगेंगे? 16 hen फेदर लगेंगे। That's it। ये था शटलकॉक के बारे में। हमने 3 पढ़ लिए। किसके बारे में पढ़ लिए? रूरल गोडाउन के बारे में पढ़ लिया, श्रिम्प के बारे में पढ़ लिया, शटलकॉक के बारे में पढ़ लिया। आगे चलते हैं, प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम मंकी एंड वाइल्ड एनिमल। क्योंकि अगर आपको अपनी क्रॉप को बचाना है तो आप क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस ले सकते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है अपना रिस्क किसी और पे ट्रांसफर कर देना। तो एक बात बताओ, प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम मंकी एंड वाइल्ड एनिमल, क्या मुझे जो जानवर है ना, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल और जो बंदर है, इनसे बचाने के लिए मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले सकता हूं क्या? मैं अगर फार्मर हूं तो क्या मैं स्कीम को ले सकता हूं? प्लीज एक बार कमेंट्स के अंदर, चैट के अंदर यस और नो लिखो। ले सकता हूं क्या? मुझे पता है यहाँ पे 50-50 बोलेंगे आप लोग। कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं, है ना। क्यों कह रहे हैं ऐसा? यस तो इसलिए कह रहे हो बिकॉज इंश्योरेंस स्कीम है तो ले लो, लेकिन नो जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ से प्रोटेक्शन आपको फसल बीमा योजना नहीं देती है। मतलब सर, मतलब ये कि नेचुरल कैलामिटी अगर हो जाती है, बाढ़ से, भूकंप से, या फिर किसी और कारण से आपकी फसल, ऐसा किसान के साथ कभी ना हो, लेकिन इन केस अगर हो जाती है तो उससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर करती है। लेकिन अगर वाइल्ड एनिमल का अटैक होता है तो उससे ये कवर नहीं करती है, बाय डिफॉल्ट कवर नहीं कर सकती है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो एडवांस दे सकती है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है मैं तो नहीं करूंगी, लेकिन आप प्रीमियम के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ले लो और उनको एड ऑन दे दो, पर वो स्टेट करेगा, सेंटर इस बात से मना करता है। मतलब बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाइल्ड एनिमल से अटैक कवर नहीं करती है, प्लस वॉर या फिर न्यूक्लियर रिस्क अगर हो गया तो वो भी कवर नहीं होता। तो फिर क्या किया जाए सर बचाने के लिए? तो भाई पशु से बचाना है तो सबसे जो आसान तरीका है, लेकिन आसान मतलब
आसान कहने में है बट मुश्किल भी अपने आप में, वो है मैनुअल गार्डिंग द फील्ड। मतलब सुबह एक की ड्यूटी लगती है, रात में फिर एक की लगती है। आपने देखा होगा, आप सब लोग जानते हैं, जो पशु अटैक करते हैं हमारे खेत में तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह घर का एक मेंबर पूरा दिन वहां पे रहता है, फिर वो शाम को आ जाता है तो दूसरा मेंबर खेत में चला जाता है। लेकिन ये मुश्किल है यार, टफ है। मैंने इजी वर्ड बोले, एक्चुअली इजी नहीं, मुझे चीपेस्ट बोला था। सस्ता तो है लेकिन आसान नहीं है पूरा टाइम बैठना। उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर लो कि बंदर आ जा रहा है और तुम्हारी मूंगफलियां खा जा रहा है तो अदरक लगा दो वहां पे। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि बंदर ने अदरक खाई नहीं, कभी खाता ही नहीं है वो, तो अब क्रॉप को ही डाइवर्सिफाई कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो क्रॉप डाइवर्सिफाई बोला, एलोवेरा लगा लो, जिंजर लगा लो, गार्लिक, टर्मरिक, मेडिसिनल क्रॉप या एरोमेटिक प्लांट्स लगा लो, ये आएगा ही नहीं अटैक करने, कहानी खत्म। लेकिन सर ये नहीं लगानी तो मुझे तो अपनी ही फसल लगानी जिससे पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो फिर क्या करो, फिर जो मंकी है ना भैया उनको स्टेरलाइज कर दो। सर ये क्या होता है, अरे यार सुना ना आपने वो जैसे क्या बोलते हैं, नाम भूल गया यार, बधियाकरण हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कैस्ट्रेशन कहा जाता है, राइट है ना। तो कैस्ट्रेशन की बात करेंगे तो कैस्ट्रेशन जो है वही स्टेरलाइजिंग हो गया है ना। तो आप क्या कर दोगे, वो जो उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसको ही खत्म कर दोगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो हुआ क्या, आपने कर दिया उसको स्टेरलाइज कर दिया, तो अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पाएगा ना। अब यार पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बंदर अपने आप कम हो जाएंगे, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन सर आपको क्या लगता है, मैं खेत का ओनर हूँ, फार्मर हूँ, तो मैं क्या स्टेरलाइज करूँ बंदरों को? नहीं, आप नहीं करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, वो बंदरों को स्टेरलाइज कर रही है, क्योंकि स्टेरलाइज नहीं करेगी तो बढ़ाते जाएंगे। और उनके यहाँ तो चल नहीं रहा, हम दो हमारे दो, वो कहते हैं हम दो हमारे 15-20 तो बढ़ते जाएंगे ना। लेकिन स्टेरलाइज कर दिया तो बस फिर कोई दो नहीं, फिर सिंगल ही रह गया बंदा। तो समझ गए आप लोग ना स्टेरलाइजेशन समझ। एनीहाउ उल्टा उल्टा कमेंट मत करना, लाइव नहीं हूं इस टाइम पे, रिकॉर्डेड है, तुम चैट में कुछ उल्टा लिख दोगे, ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी से डील किया करो, हम सब एक फैमिली का पार्ट है। मजाक के लिए बोला था ऐसे, बाकी आप सब समझते हो कैस्ट्रेशन कर दिया तो पॉपुलेशन मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब इसके अलावा जो इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में नाबार्ड रिकमेंड करता है वो कौन सी है, सोलर पावर फेंसिंग टेक्नोलॉजी। बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि डरा देती है एनिमल को, एनिमल आपके खेत में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज आप क्या करते हो, सोलर पावर फेंस लगा देते हो। मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो सोलर पे डिपेंड करती है, सूरज से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और वो तारों के अंदर करंट होगा। लेकिन सर करंट से तो एनिमल मर सकता है, ह्यूमन को भी तो करंट लग सकता है। बिल्कुल आपने ठीक समझा। देखिए करंट की बात करेंगे ना तो ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन अगर, इंसान अगर जा रहा है तो उसको तारों को टच नहीं करना चाहिए, तो समझदारी है। लेकिन अगर टच कर लेगा या फिर एनिमल तो टच करेगा तो उससे एक स्ट्रॉन्ग झटका तो लगेगा, लेकिन मरेगा नहीं, सेफ है वो, मरेगा नहीं लेकिन झटका लगेगा। तो एक बार एक एनिमल आया, झटका लग गया, ऑफ कोर्स अगली बार वो दोबारा वहां पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज झटका लग चुका है, राइट। तो बस सोलर पावर फेंसिंग झटका देगी लेकिन सेफ देगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोलर पावर फेंसिंग की बात करते हैं तो सोलर पावर फेंस गिव्स अ शार्प, शॉर्ट बट नो लीथल। शार्प है मतलब तेज लगता है, छोटा सा लगता है बट नुकसान नहीं करता। नो लीथल शॉक टू द इंट्रूडर एंड क्रिएट साइकोलॉजिकल फियर अगेंस्ट एनी टेम्परिंग। साइकोलॉजिकल फियर तो होता ही है ना। आप भी गली में जा रहे हैं और वहां पे पोल की जो वायर जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है कि नहीं, आप हाथ थोड़ी लगाते हैं। वैसे तो हाथ हमारा जाता भी नहीं है, बट क्या आप हाथ लगाओगे? कोई बोल दे कि लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लगा दे हाथ, वो साइकोलॉजिकल फियर है कि भैया हो तो सकती है ना। तो वैसा ही साइकोलॉजिकल फियर एनिमल के अंदर आ जाएगा। द अलार्म इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम गेट एक्टिवेटेड एंड अलर्ट इज इमेट्स ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे ही टच करेगा झटका तो लग जाएगा, प्लस अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप खेत में अलर्ट हो जाएगी, भाई साहब ध्यान रखने का टाइम आ गया, एनिमल आसपास है, उसे वहां से भगा दो। Cell connected with the solar panel produce enough voltage to charge a regular 12 volt battery। ठीक है, वो जो सेल सामने लगा रखा है बैटरी को चार्ज करेंगे। Due to high voltage shock, the animal touching the fence, animal keep away from the fence and field is protected। शॉक के कारण से वो डर जाएगा और दूर रहेगा। एंड अच्छी बात यह कि इलेक्ट्रिकल फेंसेस की जो लाइफ है ना, अप टू 40 ईयर्स, ये बहुत बड़ा नंबर है। 40 साल तक, एक बार कर दिया 40 ईयर्स तक आप प्रोटेक्ट हो गए हो। और जो सोलर पैनल की लाइफ है वो ऑलमोस्ट कितनी है, इट इज 25 ईयर्स। तो ये थे हमारे नाबार्ड नॉर्म्स जिनको हमने 4 पार्ट्स में कवर किया। अभी दिसंबर मंथ चल रहा है जब मैं ये लाइव क्लासेस, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में ही सही, लेकिन जब ऐड करवा रहा हूं, मैं इसे सिर्फ इसीलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में डालता हूं बिकॉज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं सिर्फ लाइव भी आ सकता हूं। लेकिन रिकॉर्डिंग करने से क्या है, आपके कमेंट सामने नहीं है। होता क्या है, मैं जब लाइव लेता हूं ना
तो बच्चे मेरे से बाकी डाउट्स पूछना शुरू कर देते हैं, सर नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है, फीस क्या है, तो उस चक्कर में टाइम चला जाता है। तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्डिंग के अंदर ऐड कर रहा हूं। अगली क्लासेस कुछ आपको और रिक्वायर्ड हो तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट दिसंबर का मिड ओवर हो गया है। आप कहेंगे तो मैं कुछ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में कुछ आपको गाइडेंस प्रैक्टिस है, कुछ ऐसा सेशन चाहिए तो वो भी ऐड करवा सकता हूं। वरना अब जनवरी के अंदर दोबारा से आपके लिए क्लासेस लेके आऊंगा, जहां पे माइनर सब्जेक्ट्स को, डेली के क्विजेस को स्टार्ट करेंगे। मुझे एक बच्चे ने कहा था कि सर प्री का टाइम है, लेकिन प्री के साथ साथ थोड़ा मेंस होता रहे, तो डेली के नहीं तो हफ्ते में 1-2 दिन क्विज सेशन ले लिया करो ओवरऑल पे। अगर आपको लगता हो ऐसा भी होना चाहिए तो प्लीज लिख देना, बिकॉज मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद अकॉर्डिंगली डिसाइड करता हूं कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। वरना मेरा माइंड ये कह रहा है कि अभी कुछ दिन का ब्रेक लेता हूं यूट्यूब से ओनली, क्योंकि जनवरी के अंदर आप लोग मेंस की तैयारी करेंगे तो उस टाइम पे हम मेंस को पढ़ते रहेंगे। बाकी वो लोग जो इस सेशन को आज से 1-2-3 महीने के बाद देखेंगे तो फिर तो जनवरी दिसंबर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप फिर नाबार्ड नॉर्म्स कवर कीजिए, बिकॉज आरआरबी एसओ, आईबीपीएस एएफओ और आपके आईपीएस आरआरबी एसओ, नॉन आईपीएस है ना, आरआरबी एसओ जो है उसके लिए क्या है, ये नाबार्ड एआरडी के लिए भी यूजफुल है। मिलता हूं आपसे आपके नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, हार्डवर्क से मत बचना, बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ आपको वहां पे लेके जाएगी जहां पे आप लाइफ को ले जाना चाहते हो। और आज इस समय पे आप उसको उस मंजिल पे ले जाने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, तो जितने एफर्ट्स लगाओगे ना, मंजिल आपकी उतनी सुनहरी होगी। मिलता हूं आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।